Hello students, welcome once again to Discovery in YCL, and this is the 15th lecture in the series of electrostatics for class 12th, and today we will be discussing two important topics. The first topic is the energy stored in a capacitor and the redistribution of energies on combining two or more capacitors. तो आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से कैपेसिटर अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रखता है और साथ साथ अगर आप दो चार्ज्ड कैपेसिटर्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन कर देते हैं तो उस प्रोसेस में किस तरीके से एनर्जी का लॉस होता है बेसिकली, या मैं कहूं रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है एनर्जी का। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले किस कंसेप्ट के साथ, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। सो एज इन ऑल ऑफ माय वीडियोस आई टॉक अबाउट टू वेज, द फिजिकल वे एंड द मैथमेटिकल वे। सो लेट्स टॉक अबाउट द फिजिकल वे फर्स्ट, कि फिजिकली एक कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कैसे स्टोर होती है। सो आई विल गो इन अ फ्लैशबैक, आई विल गो इन अ थ्रोबैक, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में दिया था स्टूडेंट्स, जब हमने कैपेसिटेंस को स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कैपेसिटर के ऊपर कुछ वर्क करते हैं, कैपेसिटर के ऊपर कुछ चार्ज स्टोर कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस में बेसिकली जो वर्क हम कर रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द इनकमिंग चार्ज एंड द प्री एग्जिस्टिंग चार्ज। ओके, सो किसी भी कैपेसिटर में बेसिकली जो हमारी प्लेट पे, अगर हमारे पास एक कंडक्टिंग प्लेट है, हम उसको थोड़ा चार्ज देना शुरू कर देते हैं, उसके बाद जो ये प्री एग्जिस्टिंग चार्ज है स्टूडेंट्स, ये नए आने वाले चार्ज को अपोज करता है, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस प्रोसेस में आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि सिस्टम नहीं चाहता, हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि सिस्टम नहीं चाहता है। तो इसका सेंस ये है दैट यू हैव टू डू सम वर्क, इट मींस वी आर एनहांसिंग द एनर्जी एसोसिएटेड विद द कैपेसिटर। ओके, तो जब भी हम किसी कैपेसिटर में, और अगर सिंगल प्लेट की बात करूं तो कंडक्टर में अगर हम चार्ज स्टोर कर रहे हैं, सो बेसिकली वी आर डूइंग सम वर्क ऑन इट और वी आर इंक्रीजिंग द पोटेंशियल और कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी एसोसिएटेड विद द कैपेसिटर और कंडक्टर। सो दिस वाज द फिजिकल रीजन। whenever you do something on a system which the system doesn't like, you have to do some work, you have to store some energy in the system. एक अगर हमारे पास कोई पेबल है स्टूडेंट्स, पेबल को अगर आप एक पर्टिकुलर हाइट पे होल्ड करके रखना चाहते हैं, सो द सेंस इज कि सबसे पहले आपको पेबल को ग्राउंड से उठा के एक पर्टिकुलर हाइट पे लाना पड़ेगा। ओके, एंड इन दिस प्रोसेस यू हैव टू डू सम वर्क because the pebble always wants to be on the ground because it is a configuration of minimum energy. Okay, but as soon as you pick the pebble up, it means that now it is at a height h from the ground. It means that now it has acquired some energy, and it's natural law that every system tends to go towards a minimum energy configuration. Okay, so इस तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम किसी पत्थर को एक ऊंचाई पे रख देंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो नीचे की ओर को गिरने के पीछे यही रीजन है that a system always moves from a higher energy configuration to a lower energy configuration. So यहां पर भी हम इस चीज की अगर बात करें, कैपेसिटर के अंदर भी बेसिकली क्या है, कैपेसिटर को जब हम चार्ज कर रहे हैं तो प्री एग्जिस्टिंग चार्ज जो है वो नए आने वाले चार्ज को अपोज कर रहा है, और इस नए चार्ज को फीड करने के लिए हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि कैपेसिटर नहीं चाहता है। सो इस प्रोसेस में हम कैपेसिटर के ऊपर वर्क करते हैं, ऑब्वियसली work is equal to change in energy. It means we are lifting the energy of capacitor from 0 to a specific value. So that was the physical concept. Let's talk about what is the mathematics behind it. Let's talk about the mathematics now. So suppose कीजिए कि स्टूडेंट्स हमारे पास कोई कंडक्टर है, बेसिकली यहां पर मैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लेता हूं उससे, ओके, और इसका कुछ कैपेसिटेंस है स्टूडेंट्स जो कि मैं कहना कहेंगे जैसे C मान लीजिए इसको। ओके, so C, it can be any random value also. I have just used the symbol C because C is used in most of the textbooks. So I will use the symbol C. So let's see be its capacitance. Okay. And now what I have done कि मैं इसको V potential तक students इसके potential को lift करता हूं. It means I am giving it a charge. Say I gave it a charge Q. और अब इस Q चार्ज को देने की वजह से सिस्टम का जो पोटेंशियल है ये लिफ्ट होके, जैसा कि हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, बढ़ते बढ़ते ये पोटेंशियल जो है स्टूडेंट्स वो कहां पे पहुंच जाता है, अभी मान लीजिए वो V पे पहुंच जाता है। ओके, तो अब आप कोई नया चार्ज अगर स्टूडेंट्स देंगे तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, यू हैव टू डू सम वर्क बिकॉज दिस पोटेंशियल इज अपोजिंग, ओके, और द प्री एग्जिस्टिंग चार्ज इज अपोजिंग। तो इस पोटेंशियल के इन्फ्लुएंस में आपको क्या देना पड़ेगा, कुछ चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। उस प्रोसेस में आप वर्क कैलकुलेट कर लीजिए, देन वी कैन इंटीग्रेट द वर्क, ओके, फ्रॉम जीरो चार्ज
अप टू द मैक्सिमम वैल्यू जहां तक हमने कैपेसिटर को चार्ज किया है. सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि हम इस सिस्टम को DQ चार्ज देते हैं. ओके और DQ चार्ज देने की प्रोसेस में जो वर्क होगा स्टूडेंट्स, सीधी बात है, द वर्क डन इज गिवन बाय द पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज. सो आपने इन प्लेट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है एट प्रेजेंट, V है. ओके तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के इन्फ्लुएंस में मुझे DQ चार्ज और देना है. ओके सो हाउ मच वर्क इट्स टू बी डन एक्सटर्नली टू फीड दैट चार्ज DQ अगेंस्ट द रिपल्सन ऑफ Q. ओके इसमें पहले से जो चार्ज Q है उसके रिपल्सन के अगेंस्ट DQ एक्स्ट्रा डालने में अपने को कितना और वर्क करना पड़ेगा, ये कैलकुलेट कर लेते हैं, देन इंटीग्रेट इट. Okay, you will get the final answer. Very simple, very easy mathematics. Okay, so what I can do, the work done can be written as potential difference multiplied by charge. So you are moving charge DQ under the potential difference V. तो potential difference तो students V हो गया यहाँ पे, और किस चार्ज को आप शिफ्ट कर रहे हो, DQ को. So this will be the work done in placing a small amount of charge DQ. डिफरेंशियल ऑर्डर का स्टूडेंट से चार्ज है. डिफरेंशियल ऑर्डर के चार्ज का पहले तो आप फिजिकल मतलब समझिए. डिफरेंशियल ऑर्डर का सेंस क्या है? द डिफरेंशियल ऑर्डर मेक सेंस दैट कि अगर हम DQ चार्ज को स्टोर करते हैं, द पोटेंशियल रिमेन सेम एट V. DQ इज सो मच स्मॉल कि V को हम कैसी क्वांटिटी ले सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी ले सकते हैं. ओके तो कभी भी कोई डिफरेंशियल की बात अगर की जाती है, कहीं पर भी कोई क्वांटिटी अगर इनफाइनेटेसिमली स्मॉल ली जाती है, डिफरेंशियल ऑर्डर की ली जाती है, तो उसके आगे अगर कोई टर्म है स्टूडेंट्स, तो जब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो यूजुअली होता क्या है, ये जो टर्म है दैट इज ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड. आई विल से ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड बाय दिस चेंज. इस DQ चेंज की वजह से पोटेंशियल में जो चेंज आ रहा है इसको हम इग्नोर कर रहे हैं. दैट्स व्हाई ड्यूरिंग एन इंटीग्रेशन आई विल प्लेस द वैल्यू ऑफ V. वहां पर मैं सीधे सीधे V ही लिखूंगा, वहां पे ये मेंशन नहीं करूंगा कि DQ चार्ज एक्स्ट्रा देने की वजह से V में कितने का और लिफ्ट हो गया होगा. ऑब्वियस बात है स्टूडेंट्स, वो चेंज तो हुआ होगा, ठीक है, बट दैट चेंज इज दैट मच स्मॉल कि हम उसे इग्नोर कर देते हैं और ये मानते हैं कि Q चार्ज पे भी पोटेंशियल V ही था और Q प्लस DQ यानी कि DQ एक्स्ट्रा दे दिया, स्टिल द पोटेंशियल इज एट V. ओके सो दैट इज एन एक्सट्रीमली स्मॉल चार्ज बट यू हैव डन सम वर्क. ओके तो अगर हम टोटल वर्क कैलकुलेट करें, वी हैव टू इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम 0 टू, से हम Q चार्ज देते हैं स्टूडेंट्स V DQ. तो आप ये जानते हैं कि जिस टाइम पे आपका पोटेंशियल V था स्टूडेंट्स, जो चार्ज एक्चुअली स्टोर्ड था उस टाइम में सिस्टम के अंदर, वो क्या था, Q था. तो आप जानते हैं कि V को आप क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली Q बाय C लिख सकते हैं. तो इस V की जगह Q बाय C रख लीजिए, इंटीग्रेशन, और 1 बाय C स्टूडेंट्स ऑब्वियस बात है बाहर आ जाएगा, बिकॉज C इज अ पैरामीटर विच इज एसोसिएटेड विद द डाइलेक्ट्रिक, द डायमेंशंस, द प्लेट एरिया, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, और उसका किसी चीज के ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं होता है. सो ऑब्वियसली इट कैन बी टेकन आउट एज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट. वो क्या होता है, कांस्टेंट की तरह इंटीग्रेशन से बाहर ले आ सकता है, बिकॉज इट इज नॉट अ वेरिएबल बेसिकली. ओके तो हमारे पास क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, यहां पर क्या आ जाएगा, Q DQ आ जाएगा अपने पास. ओके V की जगह अगर हम Q बाई C सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो नाउ इट गिव्स अस, नाउ द इंटीग्रेशन इटसेल्फ इज वेरी इजी. तो this is x dx. So integration of x raised to the power 1 dx will be equal to x raised to the power 1 plus 1 upon 1 plus 1 according to the standard integration rule. So we can substitute it like 1 upon c is q square upon 2. So it goes from 0 to q. Just place the upper and lower limits. अगर आप लोअर लिमिट को प्लेस करेंगे स्टूडेंट, सेकेंड टर्म आपका 0 आएगा, ठीक है. तो पहला टर्म क्या आ जाएगा, 1 अपॉन c q square by 2 minus 0. Then obviously this thing can be easily written as the work done will be q square over 2c obviously. So you can also write q is equal to cv. So c square v square upon 2c. So it can also be written as half cv square. So this is the work done. Obviously आपने जो अपने कैपेसिटर को है कितने चार्ज से शुरू किया था, 0 चार्ज से शुरू किया था. इट मींस यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम अ 0 एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन. देयर वाज इनिशियली नो एनर्जी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल इन द कैपेसिटर. कैपेसिटर में शुरुआत में पोटेंशियल के टर्म्स में कोई भी एनर्जी स्टोर्ड नहीं थी. ओके तो अब आपने उसके कैपिटल Q तक उसके चार्ज को इंक्रीज किया. इसका मतलब आपने एनर्जी को लिफ्ट कहां से किया है, 0 से लिफ्ट किया है. कितनी वैल्यू तक, से U. ओके सो व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी, द चेंज इन एनर्जी विल बी, अगर अभी एनर्जी U है तो चेंज इन एनर्जी कितना होगा, शुरुआत में कितनी थी, 0. तो U माइनस 0 है स्टूडेंट्स चेंज इन एनर्जी. और वर्क डन जो होता है वो चेंज इन एनर्जी के बराबर होता है.
ओके, दिस इज द इनिशियल एनर्जी, ये अभी की एनर्जी है। तो आपको यहां से सीधे सीधे U की वैल्यू क्या मिल जाती है, हाफ CV स्क्वायर या Q स्क्वायर अपॉन 2C मिल जाती है। ओके, सो दिस इज द बेसिक साइंस बिहाइंड द वर्किंग ऑफ एनर्जी इनसाइड अ कैपेसिटर। एनर्जी किस तरीके से कैपेसिटर स्टोर कर रहा है, द मैथमेटिक्स इज क्वाइट इजी, देयर इज नो typical integrations involved, just x raised to the power n dx, the simple integration, the minimal level integration is involved, उसको आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, देन यू कैन गेट इजीली द वर्क डन इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर्ड, क्योंकि आपने सिस्टम को जीरो एनर्जी से लिफ्ट किया था, इट मींस ऑब्वियसली इट इज वेल अंडरस्टूड कि जीरो से अगर हम x एनर्जी तक लिफ्ट कर देंगे तो एनर्जी में चेंज कितना आया, x माइनस जीरो, और यही क्या होना चाहिए, वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग वर्क डन के बराबर होना चाहिए। तो अपने पास वर्क है, अपने पास चेंज इन एनर्जी है, दोनों को इक्वेट कर दिया, यू विल गेट अ स्ट्रेट फॉर्मूला ऑफ हाउ एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, दैट इज गिवन बाय आइदर Q स्क्वायर ओवर 2C और हाफ CV स्क्वायर्ड। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो इस अपने लेक्चर का लास्ट टॉपिक रहेगा, द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज। आपके पास ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है स्टूडेंट्स जहां पर आपके पास एक कैपेसिटर हो जो पहले से C1, V1, Q1 पैरामीटर्स के साथ है, एक और कैपेसिटर है जो C2, V2, Q2 पैरामीटर्स के साथ है। ओके, तो अगर आप इन दो कैपेसिटर्स को इंस्टेंटेनियसली ज्वाइन कर देते हैं, इनके दोनों टर्मिनल्स को, तो ऑब्वियस बात है स्टूडेंट्स, हाई एनर्जी से लो एनर्जी की ओर को, डिपेंडिंग कि किसमें चार्ज कितना है और पोटेंशियल डिफरेंस किसका कितना है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, एक करंट फ्लो होगी इनके अक्रॉस। ठीक है, और ये करंट तब तक चार्ज को सेटल डाउन करती रहेगी जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए, यानी कि दोनों की प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर ना हो जाए। दैट इज अ रूल, दैट इज अ सिंपल रूल। ओके, तो हम यही देखने वाले हैं कि इस प्रोसेस में, इसका मतलब जब हम दो चार्ज्ड कैपेसिटर्स को आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस में देयर इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन कैपेसिटर टू अनदर। सो आइदर दिस फ्लो ऑफ एनर्जी इज क्रिएटिंग सम लॉस ऑफ एनर्जी, हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या इस फ्लो ऑफ एनर्जी से टोटल एनर्जी में कोई लॉस तो नहीं आ रहा है, और अगर आ रहा है तो वो कितना आ रहा है, उसको कैलकुलेट करना हमारा नेक्स्ट टॉपिक का जो है स्टूडेंट्स वो टास्क रहेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज। तो सपोज कीजिए स्टूडेंट्स कि मेरे पास एक कैपेसिटर है यहां पर, और एक और कैपेसिटर स्टूडेंट्स यहां पर है, जो कि एक का जो कैपेसिटेंस जो पैरामीटर है स्टूडेंट्स, जब ये अकेले अकेले थे उस टाइम में इनके पैरामीटर्स थे C1, V1, Q1, एंड ऑब्वियसली एक और कैपेसिटर था, इसके पैरामीटर्स थे C2, V2 एंड Q2। ओके, सो दैट इज अ वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट। सो अब हमने क्या किया है, C1 और C2 ये पैरामीटर्स तो स्टूडेंट्स जो है वो कैपेसिटर के डायमेंशंस और डाइलेक्ट्रिक वगैरह पे डिपेंडेंट होते हैं, तो कैपेसिटर को आप कनेक्ट कैसे भी करो, उसके इंडिविजुअल कैपेसिटेंस पे वोल्टेज वगैरह और बाकी एक्सटर्नल मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स का फर्क पड़ता नहीं है, वो कैपेसिटेंस जो है उसकी डायमेंशन से, उसकी प्लेट एरिया, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस और जो बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज किया है उससे डिसाइड होते हैं। सो देयर इज नो रोल ऑफ चार्ज चेंज और एनी पोटेंशियल डिफरेंस चेंज, उसके C की वैल्यू उतनी बनी हुई रहेगी जब तक आप उसमें डायमेंशनली या फिर उसमें डाइलेक्ट्रिक के लेवल पे कोई चेंज ना करें। सो ये C1 और C2 हो गए स्टूडेंट्स। ऑब्वियस बात है कि ये पहले अगर हम शुरुआत में इनकी एनर्जी देखें तो द इनिशियल एनर्जी कैन बी रिटन एज हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर स्टूडेंट्स। ओके, सो दिस इज द इनिशियल एनर्जी। ओके, अब आप देखिए स्टूडेंट्स यहां पर क्या है, यहां पर अब मान लीजिए कि आपका जो जोड़ने के बाद इनका फाइनल पोटेंशियल जो है वो V सेटल हो जाता है। आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस तब तक खुद को एडजस्ट करते रहेगा जब तक दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस ना हो जाए। ओके, सो दिस इज द सिंपल रूल ऑफ एनर्जी फ्लो। तो जब ये पोटेंशियल डिफरेंस स्टूडेंट स्टेबलाइज हो जाएगा, यानी कि कॉमन हो जाएगा दोनों के लिए, उसके बाद जो एनर्जी फ्लो है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। सो दैट इज द इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर आप इस कैपेसिटेंस को देखें, C1 और C2 को देखें, तो आप C1 की ओर को गौर करेंगे तो इसका पोटेंशियल जो है स्टूडेंट्स अब V पे आ गया। सो द फाइनल एनर्जी कैन बी रिटन एज हाफ C1 और C2 की इंडिविजुअल वैल्यूज के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पोटेंशियल अब कॉमन हो गया है, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया है, हाफ C2 V स्क्वायर्ड। ओके, तो हमारे पास अब टास्क ये है कि हम V की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें, दैट इज अ टिपिकल थिंग। ओके, कि ये जो कॉमन पोटेंशियल सेटल डाउन हुआ स्टूडेंट्स वो कितना था। सो in this case also we will use very simple mathematics. So जो कॉमन पोटेंशियल है स्टूडेंट्स उसको लिखा जा सकता है टोटल चार्ज ओवर टोटल कैपेसिटेंस। ठीक है, इसको लिखा जा सकता है टोटल चार्ज ओवर टोटल कैपेसिटेंस।
So total charge can be written as Q1 plus Q2. से मैं उसको कैपिटल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं Q1 plus Q2 अपॉन C1 plus C2. So Q1 plus Q2 can also be written as C1 V1 plus C2 V2. Okay, their individual charges divided by C1 plus C2. So that is basically representing the common potential of the system. Now we will substitute it. अब इसको बिल्कुल सिंपल वे में स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या चेंज अपने पास आ रहा है. सो अपने पास अब जो फाइनल एनर्जी आ जाती है स्टूडेंट्स वो हो जाती है हाफ C1 प्लस C2. इफ वी टेक इट कॉमन, हमारे पास पीछे आ जाता है कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर. सो वी कैन राइट हाफ C1 प्लस C2. V स्क्वायर को देखिए आप स्टूडेंट्स, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2. ओके, दिस इज द थिंग डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2. ओके, सो हमने V स्क्वायर किया तो C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स. यहाँ पे एक C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 की पावर जो है वो एलिमिनेट हो जाती है और इससे हमारे पास जो फाइनल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाता है स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरीके का नजर आता है. हाफ C1 स्क्वायर्ड V1 स्क्वायर्ड प्लस C2 स्क्वायर्ड V2 स्क्वायर्ड प्लस 2C1 C2 V1 V2 ओवर C1 प्लस C2 स्टूडेंट्स. तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, फाइनल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाता है. अब इसको यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, एक सीधे इसको इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी के बीच का डिफरेंस हम लोग निकाल लेंगे. तो दैट इज वेरी इजी, जस्ट सब्ट्रैक्ट द टू वैल्यूज. सो अब हम निकालने वाले हैं स्टूडेंट्स UI माइनस UF एंड लेट्स कैलकुलेट. हम ये देखना चाहते हैं कि ये UI माइनस UF करके इनिशियल और फाइनल एनर्जी का जो डिफरेंस आ रहा है स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है. अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब सिस्टम ने कुछ एनर्जी गेन कर ली है इस रिडिस्ट्रीब्यूशन में. ओके, और अगर ये नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब यस देयर इज सम सॉर्ट ऑफ लॉस इन्वॉल्व्ड. ओके, सो UI माइनस UF करके देख लेते हैं स्टूडेंट्स. द इनिशियल एनर्जी वाज हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर्ड. स्टूडेंट्स एज हाफ इज कॉमन, देखिए आप ये हाफ वहां कॉमन, वहां भी कॉमन था फर्स्ट एक्सप्रेशन में, यहां भी कॉमन है तो हाफ मैंने बाहर ले लिया है. ये अपने UI की वैल्यू हो गई है. ओके, और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, जो अपनी UF जो फाइनल एनर्जी थी उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. सो C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2C1 C2 V1 V2. So this is our expression. I will place it in a bracket because this negative sign is common for all these terms. So C1 plus C2. So let's redefine it. Let's calculate this thing कि ये अपने पास क्या आ जाता है. So this can be, these terms can be rearranged very easily. So we can write half C1 V1 square multiplied by C1 plus C2, C1 plus C2 plus C2 V2 squared multiplied by also C1 plus C2 minus, take this negative sign inside all these terms. So C1 V1 square plus C2 V2 squared plus 2 C1 C2. This positive sign will also go to negative. Both these two positive signs will go to a negative sign. So I will place a negative sign over here. These are 2C1 C2 V1 V2. So this is a very straight thing कि आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है, LCM रूल को यूज कर लिया है, डिवाइडेड बाय C1 plus C2. And now look at this beauty students. Many terms will cancel out and you are left with something new. And let's see what the new thing is. Okay, so let's talk about UI minus UF. Say I am calculating this delta U. It means the change in energy which is I am calculating. ठीक है, so half C1 squared V1 squared students. Okay, the second term is C1 C2 V1 square plus, अब यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए C1 C2 V2 squared plus C2 square V2 square students. और सेकेंड टर्म को आप ऐसे उतार लीजिए माइनस C1 V1 स्क्वायर माइनस C2 V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 एंड अपॉन में इसके क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 आ जाएगा. स्टूडेंट्स वेरी सिंपल. सो नाउ यू कैन सी दैट मेनी टर्म्स आर एलिमिनेटिंग देमसेल्व्स. ठीक है, मेनी टर्म्स आर कैंसिलिंग आउट इन कॉम्बिनेशंस. सो C1 V1 स्क्वायर्ड गेट्स कैंसल आउट विद बाय दिस नेगेटिव टर्म. सिमिलरली C2 V2 स्क्वायर्ड गेट्स कैंसल आउट बाय दिस टर्म. सो नाउ वी कैन सिंप्लीफाई इट to a very nice formula. How? Half, take C1 C2 common students, what you will get, V1 square plus V2 square minus 2 V1 V2. Okay, so this thing is C1 plus C2.
Okay, so we are left with this thing, and now look at the beauty, students. What it will give you? It will give you a positive answer. Okay, so half what we will get C1 C2 upon C1 plus C2, and ब्रैकेट के अंदर अपने पास क्या आ जाता है, ये V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2, दैट कैन बी रिटन एज V1 माइनस V2 होल स्क्वायर्ड. सो ऑब्वियसली अगर दोनों में से किसी का पोटेंशियल स्टूडेंट्स हाई हो, तभी भी ये जो डिफरेंस है इसका स्क्वायर होना है. ओके, तो अगर ये डिफरेंस नेगेटिव भी आ जाता है तो इसका स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव रहेगा. कैपेसिटेंस जो होता है वो पॉजिटिव होता है. इट मींस ओवरऑल दिस क्वांटिटी इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. ओके, सो इफ दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव, it guarantees that delta U is positive. It guarantees that delta U itself is positive. Okay, so UI minus UF जो है स्टूडेंट्स, ये क्वांटिटी पॉजिटिव आ रही है, तो इसका सेंस क्या है, UI is greater than UF. It means your final energy has dropped. Okay, आपकी जो फाइनल एनर्जी है स्टूडेंट्स वो ड्रॉप हो गई है, कम हो गई है, और कितनी कम हो गई है, दिस इज द वैल्यू. Okay, so in this way we have understood what is the redistribution of energy in a capacitor, and we have also understood that how a capacitor holds energy. Okay, why a capacitor holds energy, and what is the mathematical as well as physical reasons behind these two things. So redistribution के केस में क्या होता है, अपने को एनर्जी लॉस मिलता है स्टूडेंट्स. ये एनर्जी लॉस कहाँ हो रहा है, जो कंडक्टिंग वायर्स के अक्रॉस रेजिस्टेंस है, जब चार्ज उनके अक्रॉस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उनके अक्रॉस फ्लो करेगी, then there will be some loss in form of heat. So this is the loss which we are getting whenever we are connecting two charged capacitors with each other and there is a flow of electrical energy and charges between them. Okay, so if you like this video, subscribe our channel, share it with your friends, and for any query, comment in the comment section, and keep watching Discovery and YCL. Thank you.